हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12 कॉमर्स में अकाउंट की क्लास लेंगे जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 साझेदारी, फर्मों के लिए लेखांकन मूल तत्व। तो अपन देखेंगे आज साझेदारी। साझेदारी कहाँ से जन्म लिया, साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं, साझेदारी के आगे और क्या नियम है और उसे कैसे लेखांकन, उनके लेखांकन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके अपन साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि साझेदारी क्या है। उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी चैप्टर का टॉपिक जो होता है साझेदारी है, जैसे यहाँ ऐसी उस टॉपिक को पहले अपने आप में क्लियर करना चाहिए कि ये टॉपिक बोलता क्या है। जैसे आपको एक बात बताऊं कि एक पिक्चर का नाम है अपनी, आप सभी जानते हैं, एक था टाइगर। ये फिल्म का जो नाम है, इस नाम, ये जो नाम आपके सामने जब भी आया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सलमान खान जो है उसमें हीरो है और वो ही उसी के ऊपर फिल्माई गई है, वो ही एक टाइगर है। एक था टाइगर, मतलब एक ही टाइगर है, दो टाइगर नहीं है वहाँ। क्यों? फिल्म से पता चल रहा है। और यदि यहीं आप उसका नाम यदि ऐसा हो जाता, एक था टाइगर, तो बताइए उस फिल्म का नाम और टाइटल यदि ये हो जाए एक था टाइगर, तो इससे क्या साबित होता है, क्या बताता है आपको? तो देखिए यहाँ आपको क्लियर ये हो रहा है कि एक था टाइगर, बहुत सारे हीरो हैं और उनकी एकता मिलके, मतलब बहुत सारे हीरो मिलके एक टाइगर का काम करते हैं। तो ये नाम का अर्थ होता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए नाम, मतलब उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के बारे में जानना, क्योंकि पूरा चैप्टर किसी एक पॉइंट के ऊपर निर्भर होता है। जैसे पूरी फिल्म जो हम देखते हैं वो सिर्फ इतने से नाम के ऊपर निर्भर करती है। तो टाइटल इज इम्पोर्टेंट, उस टाइटल को अपन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो आज अपन देखेंगे कि साझेदारी क्या है और साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। ओके, तो हम सबसे पहले इसके जन्म के बारे में बात करेंगे कि साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। इसका जन्म साझेदारी का साझेदारी, तो पार्टनरशिप किस प्रकार इसका जन्म हुआ, तो हम देखेंगे साझेदारी से पहले क्या था। साझेदारी से पहले एकाकी व्यापार था। क्या था? एकाकी व्यापार। कौन सा व्यापार था? सबसे पहले एकाकी व्यापार था। तो एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाता था और जो लाभ होता था उस लाभ को वो स्वयं ही रखता था। उस लाभ को क्या रखता था? वो स्वयं ही रखता था। अब एकाकी व्यापार के बाद क्यों जरूरत पड़ी साझेदारी की? क्योंकि जब उसने अपना व्यापार स्टार्ट किया तो उसका व्यापार पहले एक ही स्तर पर था, एक जिले में था। उसका उत्पादन जो हो रहा था माल का बहुत अच्छा हो रहा था, लोग उसकी वस्तु को पसंद कर रहे थे। तो उसने क्या विचार किया कि मैं अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को फैलाऊं। क्या करूं? फैलाया जाए। किसको फैलाया जाए? व्यापार को। व्यापार फैलाया जाए मतलब व्यवसाय और बड़े स्तर पर ले जाया जाए। तो क्या देखा उसने? वो अकेला व्यक्ति है, एक अकेला व्यापारी है, तो उसको काय की आवश्यकता पड़ेगी व्यवसाय फैलाने के लिए? पूंजी की और कार्य कुशल, कार्य कुशलता की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु वो अकेला इन दोनों चीजों के, इन दोनों बातों की पूर्ति नहीं कर पाता है अकेला। तो एकात्म व्यापार असफल हुआ, क्योंकि बड़े व्यवसाय को करने के लिए अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और कार्य कुशलता की आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक कार्य कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये एकाकी व्यापार असफल हो गया है। क्या हो गया है? असफल। इन दोनों की सीमितता ने, किस किस की सीमितता ने? पूंजी और कार्य कुशलता की सीमितता ने इस व्यापार को क्या कर दिया? असफल कर दिया। क्या कर दिया है? असफल। तो असफल हुआ, तब जन्म होता है आपका किसका? साझेदारी का। क्योंकि अब यहां पर आपको किस किस व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी साझेदारी के लिए? पूंजी, अधिक से अधिक पूंजी। बड़े व्यवसाय को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और किसकी आवश्यकता होगी आपको? कुशल व्यक्तियों की।
कुशल व्यक्ति चाहिए अपने व्यवसाय के लिए, अनुभवी व्यक्ति चाहिए, अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता, कुशल व्यक्ति, अनुभवी, विशेष ज्ञानी व्यक्ति चाहिए आपको, विशेष जो ज्ञान रखता हो किसके बारे में, विशेष ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता होगी आपको, जो पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में, साझेदारी व्यवसाय के बारे में, साझेदारी व्यवसाय, तो साझेदारी व्यवसाय को करने के लिए, किसको करने के लिए, साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय करने के लिए हमें इन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और विशेष ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और ये सभी गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं पाए जाते। तो एक में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी के पास पूंजी होती है, कोई व्यवहार कुशल होता है, बहुत अच्छी बातें करता है, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाता है। अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी आप जानते हैं, अनुभव बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुभव। उस अनुभव के आधार पे हम किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। जैसे आप देखते हैं, मैं आपको आपके स्कूल की बात बताऊं, क्या जो तुरंत जो टीचर नौकरी में लगता है, क्या वो प्रिंसिपल बन जाता है? नहीं। प्रिंसिपल कौन बनता है आप बताइए? जिनको बहुत समय का अनुभव है, उसे प्रिंसिपल की अवधि दी जाती है। क्यों? अनुभव। और वो अपने अनुभव का पूरा उपयोग करके टीचर को और स्कूल को मेंटेन करते हैं। तो ध्यान रखें, अनुभवी व्यक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञानी व्यक्ति क्या है? ज्ञानी व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, है नहीं? हम धर्म के ज्ञानी अलग होते हैं, सब ज्ञानी अलग होते हैं। यहाँ हम ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको व्यवसाय का ज्ञान हो, राइट? साझेदारी से संबंधित कोई बात हो, कानून के पेश दाव, इसके सामने उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि यदि व्यवसाय में किस प्रकार से मतभेद हो जाए या किस प्रकार से किसी ने ब्लेम किया है अपने व्यवसाय के ऊपर, तो उसे किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, उसे किस प्रकार से लड़ा जाए या मुकदमा क्लियर किया जाए। तो विशेष ज्ञानी व्यक्ति होना आवश्यक होता है। जैसे अकाउंट के लिए, अकाउंट के लेन देन के लिए एक विशेष व्यक्ति चाहिए, विशेष ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। ओके, तो इन सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है काय के लिए? साझेदारी व्यवसाय के लिए। और उस साझेदारी व्यवसाय को तब कहा जाएगा साझेदारी व्यवसाय जब आपके मध्य क्या हो? साझेदारी। तो एकाकी व्यापार असफल हुआ, तब जन्म हुआ किसका? साझेदारी का। और साझेदारी का जन्म हुआ है 1932 में। 1932 में इसका जन्म हुआ है। ओके, तो आपको इतनी बात तो क्लियर हुई कि साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। तो मैं आपको ये अभी तक की मैं समझा रहा था। अब आप समझने के बाद इसे लिखे कैसे, ये बहुत मायने रखता है। ओके, तो यहां लिखेंगे प्रारंभ एकाकी व्यापार में पूंजी, एकाकी व्यापार में पूंजी एवं कार्यकुशलता की सीमितता के कारण एकाकी व्यापार में व्यापारी अपने व्यवसाय को फैलाने में असमर्थ था। अतः उसे ऐसे संगठन की खोज की जिसमें इस सीमितता के बंधन को तोड़ सके। तो उन्होंने जो अधिक पूंजी लगा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो कुशल व्यक्ति हो, जो अनुभवी हो और विशेष ज्ञानी व्यक्ति हो, और इन सब के द्वारा मिलकर किसी व्यवसाय को करना जिसका उद्देश्य आपस में लाभ बांटना होता है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। ओके, तो साझेदारी क्लियर हुई। इसी से एक बार, एकाकी व्यापार में पूंजी और कार्यकुशलता की पूंजी की कमी के कारण, की सीमितता के कारण या कमी के कारण एकाकी व्यापार असफल हुआ। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको अधिक पूंजी, कुशल व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और विशेष ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और इन सब के द्वारा मिलकर अपने व्यवसाय को फिर बढ़ाया जाता है। और इसी सामूहिकरण को हम क्या कहते हैं? साझेदारी। ओके, और आप ध्यान रखें कि साझेदारी में मुख्य उद्देश्य इसका आपस में लाभ बांटना होता है। साझेदारी का जन्म क्यों हुआ? लाभ कमाने के लिए। ओके, तो हम एक साझेदारी की क्या देखेंगे? परिभाषा। क्या देखेंगे? साझेदारी की परिभाषा। ओके, और इस परिभाषा से हम उसकी विशेषता देखेंगे।
आप एक नॉर्मल परिभाषा बना सकते हैं, आप एक नॉर्मल परिभाषा बना सकते हैं साझेदारी की। आप खुद जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के आधार पर वैधानिक व्यवसाय को करते हैं, उससे हम साझेदारी कहते हैं। ओके, अब हम एक मुख्य परिभाषा देखने जा रहे हैं, साझेदारी अधिनियम। ये परिभाषा आपकी विशेषता को भी क्लियर करेंगे। 1932 की धारा 4 के अनुसार, इसके अनुसार 4 के अनुसार क्या बोलती है परिभाषा, अपन अब इस बात पे ध्यान देंगे। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ये मुख्य परिभाषा है। क्या ये मुख्य परिभाषा? देखिए क्या है साझेदारी, पहले समझे बहुत अच्छे से। अभी यदि मैं आपको बोलूं कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ओके, तो यदि मैं आपको बोलूं कि आप इसे पढ़ के आए तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप सीधे जाएंगे घर और पढ़ेंगे साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध जो उन सबके द्वारा, ऐसे आप पढ़ के आ जाएंगे। किंतु ऐसे पढ़ने से मतलब नहीं होता, थोड़ा धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझ के पढ़िए। देखिए यहाँ साझेदारी क्या है खुद बता रहा है। साझेदारी, यहाँ रुक जाइए, साझेदारी पढ़ के देखिए, ये साझेदारी। ओके, उन व्यक्तियों के मध्य मतलब आज जो देश विदेश में क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्या है, संबंध, मतलब जितने भी आज मिलके किसी व्यवसाय को कर रहे हैं उनके मध्य एक समझौता है। पारस्परिक संबंध में समझौता, पारस्परिक संबंध में क्या है, समझौता। तो साझेदारी क्या है, एक तरीके से बताइए, समझौता है। क्या है साझेदारी? एक तरीके से साझेदारी क्या है, एक तरीके से बताइए, समझौता है। आप कैसा समझौता है ये भी देखिए, जो उन सब के द्वारा, मतलब जो हमारा व्यवसाय है या तो हम सबके द्वारा चलाया जाए या उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। इसका मतलब या तो हम सब मिलकर व्यवसाय चलाएं या आप सबकी ओर से आपने बोल दिया कि सर आप अकेले व्यवसाय को चलाएं, आप अकेले काय को चलाएं व्यवसाय को, तो मैं व्यवसाय चलाने के लिए तैयार हो गया। ओके, तो अब आप अपने काम से निकल गए और मैं व्यवसाय का संचालन कर रहा था।
अब क्या हुआ, हानि हो गई, तो आप लोग क्या बोलोगे, हम तो थे नहीं सर, हानि आप रख लो। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। यदि लाभ हो या हानि हो, आपस में विभाजित किया जाता है। ओके, तो या तो हम सबके द्वारा चलाया जाए या हम सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाए। तो यहाँ पर बताया गया उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार, कौन सा व्यापार? संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए क्या होते हैं? सहमत होते हैं। ओके, तो आगे अपन इससे विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषता। ओके, तो इसकी विशेषता हमको कहां से मिलती है? इसकी विशेषता हमको कहां से मिलती है? तो एक तो आपकी विशेषता बन जाएंगी साझेदारी से बनेगी, दूसरी विशेषता बन जाएंगी आपकी पारस्परिक संबंध, और तीसरी विशेषता हमारी बन जाएंगी संचालित व्यापार। चौथी विशेषता, ये पूरी संचालित व्यापार है की तीसरी, चौथी बन जाएंगी व्यापार, और पांचवी बन जाएंगी लाभ आपस में बांटना। ये पांच इसकी विशेषता बनेगी। दो और मैं आपको बताऊंगा अलग से। तो क्या बोल रही है परिभाषा, आपको क्लियर हुआ होगा? साझेदारी क्या है, क्लियर है? तो आप इस तरीके से तोड़ के पढ़े, आराम से पढ़े, और थोड़ा सा लिखने का तरीका ध्यान दें, थोड़ी दूरी दूरी पे लिखें, अक्षर अच्छे आएंगे आपके, मुझसे भी अच्छे आएंगे। ओके, मेरे तो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपके इससे भी अच्छे आएंगे, तो थोड़ा सा दूरी पे लिखे और अच्छा लिखे। तो अब अपन इसकी क्या देखने चल रहे हैं? विशेषता। तो मैंने आपको वैसे बताया विशेषता यहीं से बन रही। कितनी विशेषता? 5। पहली साझेदारी। साझेदारी की पहली विशेषता क्या बनेगी, मैं भी यहाँ लिख के बताऊंगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति इससे बन जाएगा। पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध मीन्स समझौता। ओके, यहाँ पर आइए, संचालित व्यापार, व्यवसाय संचालन, यहाँ व्यापार एक, और अगला लाभ आपस में बांटना, लाभ विभाजन। साझेदारी की विशेषता आप कौन से क्षण? लक्षण। साझेदारी की विशेषता के लक्षण। ओके, आप लोग सभी जानते हैं कि साझेदारी के लक्षण या विशेषता, विशेषता का अर्थ आप सभी जानते हैं। काय का अर्थ? विशेषता का अर्थ। जो साझेदारी होती है, इसका अर्थ आप जानते हैं, साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय या किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। और बताइए लक्षण का, लक्षण मीन्स जो बात उसमें पाई जानी चाहिए, जो बात उसमें पाई जानी चाहिए। जैसे अभी आप बहुत अच्छे से जान ही रहे हो, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में आप जानती है। इसके लक्षण क्या बताए गए हैं आप जानते हैं? सर्दी, तेज बुखार, ऐसे ही उसके जब लक्षण ज्यादा नजर आने लगते हैं तो बोल दिया था कि भैया ये उस लक्षण के अंतर्गत है। लक्षण मतलब ये बात पाई जाती है तो वो बीमारी है, और यदि वो बात नहीं पाई जाती है तो बीमारी नहीं है। ऐसे ही इन बातों को साझेदारी में पाए जाने चाहिए, व्यवसाय में पाए जाना चाहिए। ये जितनी बातें हम यहाँ लिखेंगे वो सब बातें व्यवसाय में पाया जाना चाहिए। काहे में? व्यवसाय में पाया जाना चाहिए। तो ये मुझे क्या कहेंगे? साझेदारी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी विशेषता, मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया साझेदारी। तो साझेदारी के लिए आप लिख सकते हो पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दो या दो से अधिक व्यक्ति, अधिक व्यक्ति, यह पहला पॉइंट है। ओके, फिर अपन इसकी डीलिंग देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या बन रहा है यहाँ बताइए? दो या दो से अधिक व्यक्ति का दूसरा पारस्परिक संबंध। क्या बन रहा है? पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध। ओके, फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है? हम तीसरा पॉइंट व्यापार भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? व्यापार। व्यापार डाल देते हैं तीसरा। फिर चौथा डाल देते हैं हम संचालित व्यापार। क्या डाल देते हैं? संचालित या व्यवसाय संचालन।
व्यवसाय संचालन। पांचों पॉइंट हम डाल देते हैं। लाभ आपस में बांटना मतलब लाभ विभाजन, लाभ विभाजन, लाभ विभाजन। ठीक, अगला छठा पॉइंट हमारा है, छठा पॉइंट हमारे पास है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। ये आपको बढ़ा दिया जा रहा है। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। और एक सातवां पॉइंट में आपको यहां ऊपर साइड में बता दे रहा हूं, असीमित उत्तरदायित्व। असीमित, ये सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। असीमित उत्तरदायित्व। सात पॉइंट, तो पांच तो आपको यहीं से क्लियर हो गए। ये इतनी अच्छी परिभाषा है और ये परिभाषा अधिकतर लिखने के लिए भी आती है, तो हम ये उपयुक्त परिभाषा लिख सकते हैं, साधारी। ओके, अब हम साधारी की विस्तृत पहला पॉइंट। आपको और एक बात बताऊं, कोई भी चीज रटी नहीं जाती। आप उसे जितने ज्यादा स्टडी करेंगे उसको समझेंगे, समझ के लिखा जाता है और समझ के लिखा जाना बहुत अच्छा होता है। आप अच्छे शब्दों में लिखोगे। कभी भी आप ध्यान दें, कभी आप कंफ्यूज हो जाते, बच्चे कई बार मुझसे क्लास में क्वेश्चन करते थे कि सर यही लिखना चाहिए कि, तो मैंने उन्हें हमेशा एक ही जवाब दिया है कि नहीं, आपको यदि डाउट हो रहा है तो आप देखिए अलग अलग राइटरों की बुक उठाइए ना, और वही पॉइंट, यही पॉइंट, एक पॉइंट बोलता हूँ मैं, दो से अधिक व्यक्ति, आप देखिए अधिक से अधिक जितने भी राइटर की पुस्तक उठाएंगे सब में अलग अलग शब्द मिलेंगे। इससे आपका डर दूर होगा। अरे हम अपने आप से, आप बुक से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें ज्ञान और अध्ययन अच्छा होता है तो हम अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, अधिक से अधिक स्टडी करें और समझे, और उसे हम अपने शब्दों में जरूर लिखें। अच्छे शब्द वहीं से मिलते जब हम स्टडी अधिक करते हैं। ओके, दो से अधिक व्यक्ति, बताइए क्या है इसका? साझेदारी व्यवसाय में, काय में? साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। किंतु आपको एक बात हो, साझेदारी अधिनियम में अधिकतम सदस्यों का उल्लेख नहीं है। साझेदारी अधिनियम में नहीं, किंतु कंपनी अधिनियम 2014 में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए इसमें बताओ? कम से कम दो। कम से कम कितने? दो। और अधिक से अधिक का उल्लेख इसमें नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम, काय में? कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार अधिकतम कितने होंगे? 50 अधिकतम होंगे। 50 कैसे होंगे? अधिकतम 50। ओके, अब ये तो 2014 में नियम परिवर्तन हुए अभी 2014 से पहले अधिकतम सदस्य की संख्या ओनली 20 थी, 20। कितनी थी यहाँ पर? ओनली 20 थी। अभी 2014 में संशोधन किया गया उसमें, और वो संख्या बढ़कर 50 हो गई है। ओके, तो अब बताइए इसके डिटेल्स क्या लिखेंगे आप? बहुत नॉर्मल है। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अधिकतम संख्या का उल्लेख साझेदारी अधिनियम में नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2014 के अंतर्गत वह अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 है। इस प्रकार से आप समझ के उसकी डिटेल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पारस्परिक संबंध। मैंने आपको यहाँ बताया पारस्परिक संबंध क्या है? अनुबंध, समझौता। पारस्परिक संबंध को हम अनुबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंध भी बोलते हैं और समझौता भी बोलते हैं, ठहराव भी बोलते हैं। समझौता भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? ठहराव। ठहराव के नाम से जाना जाता है। तो पारस्परिक संबंध अनुबंध भी होता है, समझौता भी होता है, ठहराव भी होता है। तो पारस्परिक संबंध, साझेदारी कब होगी? जब हम किसी व्यवसाय के अंतर्गत साझेदार के मध्य समझौता होगा साझेदार के मध्य, तभी वह साझेदारी होंगी, अन्यथा वह साझेदारी नहीं होगी। अपन मिले और अपन ने व्यवसाय स्टार्ट करा तो वह साझेदारी नहीं है। अपन तो एक से अधिक हो गए, किंतु साझेदारी नहीं है जब तक कि हमारे बीच में क्या ना हो? समझौता ना हो। क्या ना हो? समझौता ना हो।
और समझौता होगा तभी वह साझेदारी कहलाएंगी, वह व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा और हमारे बीच साझेदारी कहलाएगी। इट्स ओके, मतलब जब तक के हमारे बीच समझौता नहीं होगा वह साझेदारी नहीं कहलाएंगी। तो पारस्परिक संबंध या अनुबंध तो हम इसकी डिटेल कैसे लिखेंगे? किसी भी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। यदि समझौता नहीं होता है तो वह केवल एक संयोग कहलाएगा, साझेदारी नहीं कहलाएंगी। क्या कहलाएगा? केवल संयोग, साझेदारी नहीं कहलाएंगी। तो हमारे मध्य समझौता होना आवश्यक होता है। समझौते दो प्रकार के होते हैं। समझौते कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक समझौता होगा आपका लिखित, कैसा होगा? लिखित और लिखित समझौता होगा, और दूसरा होगा मौखिक। दूसरा क्या होगा? मौखिक समझौता। तो समझौते कितने प्रकार के होंगे? दो, एक लिखित और दूसरा मौखिक। आप एक बता सकते खुद ही कौन सा समझौता सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, लिखित या मौखिक? लिखित। क्यों लिखित? क्योंकि लिखित जो समझौता वो तो स्टाम्प पेपर पर होता है और वो लिखा होता है। मौखिक में हम कल में बदल सकते हैं, बिजनेस में देखा ज्यादा से प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मतभेद होने लगते हैं, इसलिए लिखित समझौता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? लिखित समझौता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमारे मध्य समझौता कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। ओके, हम आगे देखिए, मैंने समझाया हूँ, अब इस समझाने वाले पॉइंट को आप मिलाएंगे तो आपके डीलिंग्स बन जाएंगे किसकी? पारस्परिक संबंध की। कैसा? साझेदारी व्यवसाय में साझेदार के मध्य समझौता होना आवश्यक होता है। यदि समझौता नहीं होता है तो वह साझेदारी नहीं कहलाती, केवल संयोग कहलाता है। समझौते दो प्रकार के होते हैं, लिखित समझौता और मौखिक समझौता, किंतु लिखित समझौता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, कैसा माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ, इसलिए लिखित समझौता होना चाहिए। अगला व्यापार। आप देखिए, यहाँ देखिए हम पढ़ क्या रहे? साझेदारी, व्यापार। यहाँ तो व्यापार है, तो व्यापार से साझेदारी कैसे जुड़ी है? व्यापार, यदि आपका व्यापार वैध होगा, व्यापार कैसा होगा? वैध। व्यापार कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, कानून सहमत होना चाहिए। कौन सहमत होना चाहिए? कानून सहमत होना चाहिए, तो ही वह साझेदारी कहलाएगी। आपका व्यापार क्या होना चाहिए? वैध। तो आप यहां बता सकते हैं व्यापार साझेदारी कब कहलाती है? तो व्यापार की डीलिंग्स कैसे बनाएंगे? वैध व्यापार। कौन सा व्यापार? वैध व्यापार होगा तो ही साझेदारी कहलाएंगी, जिसमें कानून सहमत हो। यदि अवैध व्यापार होगा तो वह साझेदारी नहीं कहलाती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, तीन दोस्त थे, तीनों ने प्लानिंग करी, अबे तू वहां से चोर के लाना, मेरे को देना, और मैं इसको देगा, ये वहां बेच देगा, तो क्या साझेदारी हुई? क्या ये वैध है? ये कानून सहमत है? नहीं, ये कानून सहमत नहीं है। और ये बोले अच्छे से बोलते हैं आपस में, अरे अपनी साझेदारी कितनी अच्छी चल रही है, तो ये क्या वैध है व्यापार? नहीं, अवैध। इसको कानून सहमत नहीं है तो इसे हम साझेदारी नहीं कहेंगे। तो साझेदारी वही होती है जो कानून सहमत होता है, जो वैध व्यवसाय हो, जिससे कानून सहमति देता हो। इट्स ओके। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय संचालन। व्यवसाय संचालन के लिए तो आपके सामने पूरी की पूरी परिभाषा है, यही कि यही आप इसमें लिखेंगे तो भी आपका पूरा पॉइंट क्लियर है। व्यवसाय संचालन आपको पता है, व्यवसाय का संचालन सभी साधनों के द्वारा भी चलाया जा सकता है या सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा भी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है और लाभ को आपस में बांटा जा सकता है। इट्स ओके। तो व्यवसाय संचालन भी आपको क्लियर है, यही से पॉइंट है। लाभ विभाजन, कौन सा पॉइंट है आपका? अगला लाभ विभाजन। आप सबको पता है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे करूंगा क्वेश्चन का आप जवाब भी दोगे बहुत अच्छे से। व्यवसाय क्यों किया जाता है? बताइए क्यों किया जाता है? तो आपका जवाब है सर लाभ कमाने के लिए। ओके, क्या कमाने के लिए? लाभ। तो लाभ कमाने के लिए किया जाता है, किंतु लाभ विभाजन भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ विभाजन। तो बिल्कुल आपने जो बोला उसी से पॉइंट बनेगा डीलिंग्स, उसी से पॉइंट की डीलिंग्स बनेगी। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और व्यवसाय में जो लाभ होता है उसे साधन के मध्य पूर्व निर्धारित पहले ही व्यवसाय जब स्टार्ट करते हैं तभी समझौता हो जाता है कि हम लाभ को कैसे बांटेंगे। तो पहले ही
हम निश्चित कर लेते हैं कि लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहां बोलेंगे व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसे पूर्व निर्धारित अनुपात में साधन के मध्य आपस में बांट दिया जाता है। ओके, यह लाभ विभाजन। अब मेन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में अधिकतर पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? खाली स्थान में या ऑब्जेक्टिव में, या कभी कभी एक पॉइंट क्वेश्चन बना के दे देता है प्रत्येक साधक फर्म का एजेंट होता है, समझाइए। तो देखिए क्या है एजेंट का मतलब, आपको पता ही होगा एजेंट कौन होते हैं। एजेंट वो होते हैं जो माल की सप्लाई करते हैं। माल की क्या करते हैं? सप्लाई। कंपनी की तरफ से उनको नियुक्त कर दिया जाता है और वो सप्लाई करते हैं और उन्हें कुछ परसेंट दिया जाता है, उस बिक्री का कुछ परसेंट उन्हें दिया जाता है। जैसे आप उदाहरण जानते हो, जो बुक विक्रेता होता है, दवाई विक्रेता होता है, इनको उनके विक्रय पर परसेंट दिया जाता है। ये एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये एजेंट। किंतु इनके द्वारा किया गया कार्य इनके मालिकों द्वारा माना जाता है, मतलब उस कंपनियों के द्वारा। तो जिस प्रकार एजेंट द्वारा किया गया कार्य, जिस प्रकार एजेंट द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा किया गया कार्य? एजेंट द्वारा किया गया कार्य अपने मालिक द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। उसी प्रकार एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य से सभी साझेदार द्वारा माना जाएगा। मतलब एक ने कोई ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए, तो इस कार्य ने उनसे सभी साझेदारों को भी उत्तरदायी बना दिया है। तो एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य सभी साझेदारों को क्या बना देगा? उत्तरदायी। ओके, तो हम इसके बारे में क्या बताएंगे, कैसे लिखेंगे डीलिंग्स। जिस प्रकार एजेंट द्वारा किया गया कार्य मालिक द्वारा माना जाता है, उसी प्रकार एक साझेदार द्वारा व्यवसाय के प्रति किया गया कार्य से सभी साझेदार द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। अर्थात एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य अपने कार्य से सभी साझेदारों को उत्तरदायी बनाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट, असीमित उत्तरदायित्व। असीमित कहने का अर्थ है अपन ने व्यवसाय स्टार्ट करे और व्यवसाय में हानि हो गई, हमने जो पूंजी लगाया था वो पूंजी क्या हो गई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई, हानि में पूरी चली गई, तो भी आपको अपने निजी रूप से, अपने निजी बैंक से, अपनी निजी संपत्ति से उन हानियों का भुगतान करना होगा। असीमित मतलब जितनी पूंजी लगाए, यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपको अपनी व्यक्तिगत रूप से पूंजी लाके उसकी पूर्ति करनी होगी। तो इसमें इस व्यवसाय में असीमित उत्तरदायित्व होता है प्रत्येक साझेदार का अपने फर्म के प्रति। एक बात और, यहाँ पर मान लें अपन 4 साझेदार है, 4 में से 3 साझेदार दिवालिया हो गए। दिवालिया का अर्थ क्या हुआ? अधिकतर जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को, दिवालिया होगा तो उनके तरफ से रिटर्न आता है, सर पागल हो गए। मतलब क्या बताते हैं वो कि दिवालिया का अर्थ पागल होना होता है। ओके, तो पागल होना नहीं होता। दिवालिया, पागल एक पॉइंट है। दिवालिया का मतलब होता है कि वह उसकी जो पूंजी है कम है और जो दायित्व करने का भार है वो बहुत अधिक है। मतलब भुगतान करने का भार बहुत अधिक है, वो पूंजी उन दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ है, उसे बोलते हैं साझेदारी का, मतलब उस व्यक्ति का दिवालिया होना। ओके, तो दिवालिया का मतलब होता है कि वो भुगतान करने में असमर्थ है। तो हम उदाहरण ले रहे थे कि 4 साझेदार है। कितने साझेदार है? 4 में से 3 के 3 क्या हो गए? दिवालिया। अब एक साझेदार सक्षम है तो उन 3 की हानि की भी पूर्ति उस सक्षम साझेदार को करनी होगी। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसमें दायित्व कैसा है? असीमित है। मैंने अब इतनी बात समझाई, इस आधार पे आप इसकी डीलिंग्स क्या लिखेंगे? डीलिंग्स प्रत्येक साझेदार का अपने फर्म के प्रति पृथक पृथक एवं असीमित उत्तरदायित्व होता है। यदि व्यवसाय में किसी एक साझेदार को छोड़ के से साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए तो उस एक बचे साझेदार को से साझेदारों की हानि की पूर्ति भी करनी होगी। मतलब उसे अकेले को उस व्यवसाय की पूर्ति करना होगा। ओके, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि साझेदारी क्या है और साझेदारी की विशेषता है। ओके, फिर भी आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और इसको रिपीट करें। आगे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इनके पॉइंट की डील कैसे लिखे। लिखने का तरीका इज इम्पोर्टेंट। लिखने का तरीका इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दें।
क्योंकि सबसे ज्यादा मायने रखते हैं लिखने का तरीका, जो आपके मार्क्स तो बढ़ाते हैं। दो स्याही का उपयोग करें, पॉइंट लिखने के लिए ब्लैक पेन का और डिलिंग से लिखने के लिए ब्लू पेन का। मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा दिखे, किंतु आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, रेड पेन सिर्फ कॉपी चेक करने के लिए और टीचरों के लिए इस्तेमाल के लिए होती है, आपको ब्लैक और ब्लू। तो आप लिखेंगे साझेदारी की विशेषता। सबसे पहले उसका थोड़ा सा आशय लिखे आप। क्या लिखे सबसे पहले? आशय, लगभग 2 से 3 लाइन का, ज्यादा नहीं। फिर 1 लाइन छोड़ दें आप, फिर आप पहला पॉइंट डालें आप। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पॉइंट डालें। पॉइंट डालने के बाद स्केल से, हाथ से नहीं, स्केल से आप बकायदा इसे अंडरलाइन करें। और इसकी डिलिंग्स आप यहां से स्टार्ट करें, प्रारंभ यहां से, और अक्षरों में थोड़े से आपके गैप है लिखने में। सेकेंड लाइन भी आप यहीं से लिखें, ओके। और थर्ड लाइन को आप कवर करें, थर्ड लाइन से आप कवर करें। हमेशा पॉइंट कॉपी दूर है, साफ सुथरी दिखना चाहिए, क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसे क्लियरिटी और साफ सुथरा रहे तो बड़ा अच्छा और बहुत अच्छे से आसानी से चेक करता है। ओके, जब ये पॉइंट खत्म हो जाए, ये पॉइंट खत्म हो जाए तो नीचे 1 लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट डालें और फिर उसकी डिलिंग्स करें। इट्स ओके। तो आज के लिए आपके सामने पार्टनरशिप में अपन ने जो पढ़े, साझेदारी में साझेदारी का प्रारंभ देखे, उसका आशय देखे अपन ने, उसकी परिभाषा देखी और आज उसकी विशेषता देखी। ओके, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, बुक से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा आप इसे समझने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी आगे पढ़ेंगे। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, आई कांटेक्ट में पढ़ाना बहुत अलग होता है और ऐसे पढ़ाना बहुत अलग होता है। आई कांटेक्ट में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चों के चेहरे से, फेस से, आंखों से पता चलता है कि उन्हें क्या समझाना है, और बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट को अलग अलग बताने की और समझाने की। आपको अच्छा समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे आगे।